हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों का टॉपिक लेके आई हूँ बजट। बजट के ऊपर क्वेश्चन है, वो आपके प्रायोगिक परीक्षाओं में भी होता है और आपका वैसे भी नेट में भी चलता है ये, और एमए होम साइंस के अंतर्गत भी ये प्रैक्टिकल का भी टॉपिक है और साथ में आपका बीए पार्ट 3 का प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के अंदर चलता है। इस बजट से जो क्वेश्चन आता है वो आपका एक तो आता है बजट बनाने की जो प्रोसेस होती है वो आपको पूरी आनी चाहिए, और इसके साथ ही जो एंजिल का सिद्धांत है, जो आपका कोई भी तरीके का कंपटीशन अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड हुआ है तो उसके अंदर भी ये बजट से क्वेश्चन है वो पूछा गया था। इसकी हर एक एक बिंदु के ऊपर जो क्वेश्चन है, जैसे ये यहाँ पे मैंने एंजिल का वह सिद्धांत बताया है। एंजिल क्या थे, वो इनका पूरा नाम अर्नेस्ट एंजिल था, और जिन्होंने अपना बजट का सिद्धांत है वो दिया था। इनके सिद्धांत के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमेशा आपका कोई ना कोई क्वेश्चन है वो इन मदों से संबंधित है वो पूछा जाता है। साथ में इनके सिद्धांत की आलोचनाएं हैं काफी की गई थी, क्योंकि आज के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका देखा जाए तो इस सिद्धांत का उपयोग है वो बिल्कुल भी इस सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है। तो उसको थोड़ा सा चेंज करके हमारा जो बजट का सिद्धांत बना है उस सिद्धांत को भी हम देखेंगे। तो पहले अपन बजट का अर्थ देखते हैं कि बजट होता क्या है। साधारण सा है कि हम घर की कोई भी प्रोसेस, मतलब जितनी भी हमारे पास आय होती है उस आय को हम किस तरीके से किन किन चीजों के ऊपर हम व्यय करते हैं, उसका जो लेखा जोखा होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो सिंपल सी छोटी सी अगर हम परिभाषा देखें इसकी, तो परिभाषा के अंदर क्या लिखेंगे, हम यही लिखेंगे कि जो हमारे पास आय है, आय का चैप्टर मैंने वैसे तो अपने YouTube चैनल पे पढ़ा भी रखा है, लेकिन वापस आपको आय बताऊंगी। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आय होनी चाहिए। ये आय आपकी कोई सी भी हो सकती है, वास्तविक आय हो सकती है, मौद्रिक आय हो सकती है, या अमौद्रिक आय हो सकती है। वस्तु और सेवाओं के रूप में जो भी आपको आय प्राप्त हो रही है उन सबको हम बजट के अंतर्गत ध्यान रखते हैं। हमारे पास आय है, उस आय का हम क्या करेंगे, व्यय करेंगे। क्या करेंगे, व्यय करेंगे। तो इस आय को व्यय करने का जो ब्यौरा है हम ब्यौरा रखते हैं, उसी ब्यौरे को हम क्या कहेंगे, बजट का नाम देंगे। यानी जितनी हमारी आय है उस आय का हमने उपभोग व्यय कितना किया है। अब आय में से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आय में से उपभोग व्यय घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचती है, यहाँ पे हमने क्या लिखी है, बचत हमारे पास बचती है। तो ये इसी बचत को हमने क्या किया है, इसी सिद्धांत की जो आलोचना का कारण बनी है, ये हमारा इस सिद्धांत की आलोचना का बचत है वो इसी बचत के आधार पर किया गया है। तो हमें तो बजट बनाना है। बजट के लिए हमारे पास जो आय है उस आय को हमने उपभोग के अंतर्गत किस किन मदों के ऊपर, भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के ऊपर हम व्यय करते हैं। और व्यय करने का जो लिखित ब्यौरा रखा जाता है कि किस पर हमने कितने कितने प्रतिशत व्यय किया है, वो सारा लेखा जोखा ही हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। बजट के अगर हम प्रकार देखें, बजट के प्रकार देखें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक तो हम क्या कहेंगे, बचत का बजट कहेंगे, बचत का बजट। इसके अंतर्गत हमारी क्या होगी, आय में से हम उपभोग व्यय को घटा देंगे तो हमारे पास बचत बचती है। तो ये बजट हमारा क्या कहलाता है, बचत का बजट कहलाता है, जो सबसे अच्छा बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बढ़िया बजट कौन सा होता है तो वो होता है हमारा बचत का बजट, क्योंकि ये भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होता है। इसको हम देख सकते हैं, जैसे आय हमारी क्या है, 5,000 रुपए है और हमने व्यय कितना किया है, 4,000 रुपए किया है। तो हमारे बचत के अंतर्गत हमारा क्या बचता है, 1,000 रुपए बचते हैं।
ये 1000 रुपए हमारी आगे की जो भविष्य में होने वाली आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का एक माध्यम बनता है। तो इसीलिए हम आगे भविष्य की सोच के चलते हैं और उस भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, बचत का बजट बनाना होता है। दूसरा हमारा क्या है, संतुलित बजट आता है, संतुलित बजट। अब ये संतुलित का नाम मतलब बैलेंस कैसे होगा, आय आपकी जितनी है उतना बराबर आपने क्या कर दिया है, उपभोग व्यय कर दिया है। इसका मतलब आपके पास बचत है वो कुछ भी नहीं बची है, जीरो बची है, जीरो लिख सकते हैं हम इसको, जीरो बची है। तो उस बचत को हम क्या, बजट को हम क्या कहेंगे, संतुलित बजट कहेंगे। जितनी हमारे पास आय थी उसने हमने पूरा का पूरा व्यय कर दिया है, यानी हमें भविष्य की आवश्यकताओं की कोई भी जरूरत को हमने ध्यान में नहीं रखा है। तो वो बजट हमारा क्या होता है, बचत का संतुलित बजट होता है। तीसरा हमारा क्या कहलाता है, घाटे का बजट कहलाता है, घाटे का बजट। घाटे का नाम से ही आपको पता चल रहा है घाटे का बजट क्या होगा। आय तो आपकी, व्यय तो आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, आय से आपकी जो आय है वो कम रहती है, व्यय आपका ज्यादा होता है। जैसे 5000 रुपए आपकी आय है और आपने 6000 रुपए व्यय किया है, तो आपका माइनस में क्या आ जाएगा, 1000 रुपए आ जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, घाटे का बजट कहलाता है। तो इस तरीके से हमारी आय और व्यय का जो हम लिखित ब्यौरा रखते हैं उसी को ही तो हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट है वो मुख्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है बचत का बजट, एक होता है संतुलित बजट और एक होता है आपका घाटे का बजट। अब हम एंजिल के सिद्धांत को हम देखते हैं। हमारे आय के 3 वर्ग बताए हैं, एक निम्न आय वर्ग है, एक मध्यम आय वर्ग है और एक हमारा धनी आय वर्ग है। 3 तरीके के आय वर्ग है और 3 तरीके के आय वर्ग में हमने यहाँ पर मद रखी है और यहाँ हमने क्रम संख्या रखी है, यानी 3 तरीके की हमने 5 तरीके की हमने क्या रखी है, मद रखी है। रोटी कपड़ा और मकान हम बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा भोजन के ऊपर व्यय है। भोजन के ऊपर जो व्यय है वो 60% है, वो निम्न वर्ग अपना व्यय करता है। और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ी है, यानी मध्यम वर्ग ने 55% व्यय किया है, धनी वर्ग ने आपका 50% व्यय किया है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि आय का जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, भोजन पर होने वाला व्यय है वो आपका कम होता जाएगा। ये किसने कहा है, एंजिल ने कहा है। तो आय के बढ़ने के साथ साथ आपका भोजन पे होने वाला प्रतिशत व्यय है वो आपका घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका जैसे वस्त्र है, दूसरा बिंदु हमने क्या रखा है, वस्त्र रखा है। और वस्त्र क्या कह रहा है कि ये स्थिर है। क्या है, ये स्थिर है। चाहे आपका निम्न वर्ग हो, चाहे आपका उच्च वर्ग हो, चाहे आपका धनी वर्ग हो, सबकी आय क्या है, होने वाला व्यय क्या है आपका, बराबर है। 18% वो तीनों के ऊपर व्यय कर रहे हैं। अब हम इनको डेली अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़े तो ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका आय का वर्ग उच्च होता है, या आप धनी वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, तो आपके वस्त्रों के अंदर हमें फर्क देखने को मिलता है। जो कि हमारे एंजिल ने ये बात है वो इसको बिल्कुल नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि आय हमारी चाहे कितनी भी हो, लेकिन हमारे वस्त्रों के ऊपर होने वाला व्यय होता है वो बराबर बताया गया है। लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है। इसी तरीके से आवास के ऊपर भी हमने क्या देखा है कि इन्होंने स्थिर व्यय बताया है कि आवास के ऊपर जो व्यय होने वाला जो प्रतिशत है वो क्या है आपका 12%, एक समान बताया गया है। चाहे आपका आय कितनी भी हो, आपका आवास के ऊपर होने वाला व्यय है वो भी कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। ईंधन बोल दो, प्रकाश बोल दो, इसके ऊपर भी व्यय का स्तर क्या बताया है, स्थिर बताया है। तो आपके जो कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है उसके अंदर इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न पूछा जाता है कि एंजिल के सिद्धांत के अनुसार आय का स्तर है
वो भोजन के ऊपर किस तरीके से व्यय किया जाता है, या निम्न आय वर्ग अपनी आय का कितना व्यय करते हैं, या उच्च आय वर्ग अपनी आय का कितना व्यय करते हैं, भोजन पे कितना व्यय करते हैं, आवास पर कितना व्यय करते हैं, या ईंधन पर कितना व्यय करते हैं। बिल्कुल यही आपको इनको ध्यान में रखना पड़ता है और इन्हीं से ही प्रश्न आपके आते हैं। जब आप नॉर्मली बजट बनाते हो तो जरूरी नहीं है आप आय का स्तर यही लेके चलो कि आप इसी के अकॉर्डिंग अपना जो व्यय करने का तरीका होता है, ये हमारा एक गैस होता है कि हमने अनुमान लगा लिया है कि इस तरीके से हम आय को व्यय कर सकते हैं। फिर इन्होंने एक बात ये कही है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, इन तीनों के ऊपर जो व्यय होता है वो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है वैसे वैसे इनके ऊपर होने वाला जो प्रतिशत व्यय है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये तो आपका आय के अनुसार घटता है और ये आपका आय के अनुसार बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे शिक्षा है, एक निम्न आय वर्ग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जितना उनके ऊपर व्यय करता है वो 5% है, यानी कम करता है, लेकिन उसकी आय अगर बढ़ जाती है तो वो उसके ऊपर अब 10% व्यय करने लगेगा, और आय बढ़ेगी तो वो 15% व्यय करने लगेगा। यानी जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो इन शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन तीनों के ऊपर होने वाला जो व्यय है वो भी आपका कैसा है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम तीनों के अंतर्गत ये पांचों बिंदु है। जो एक तो आपका भोजन पर तो व्यय कैसा होगा, आय के बढ़ने के साथ साथ घटेगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के ऊपर व्यय है वो जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे आपके आय का स्तर है, व्यय का स्तर है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आवास, ईंधन, शिक्षा है, इन तीनों के ऊपर जो व्यय है वो आपका हमेशा कैसा रहता है, स्थिर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे आय और व्यय का जो इन्होंने बजट की जो धारणा दी है कि व्यय किस तरीके से करना चाहिए, तो वो इसके अंतर्गत आपका स्पष्ट किया गया है। तो ये तो हमारा नॉर्मली क्या हुआ है, एक बजट की परिभाषा हुई है और ये बजट के प्रकार हुए हैं, और एंजल ने आपका जो बजट का सिद्धांत बताया है वो आपका इस तरीके से स्पष्ट किया गया है। अब इस सिद्धांत की जो आलोचना है वो एक तो बचत को लेके हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बचत को है वो कोई भी स्थान नहीं दिया, क्योंकि बचत अगर हम अपने बजट के अंदर निर्धारित नहीं करेंगे तो हमारी जो भविष्य में आने वाली आवश्यकता है, अचानक होने वाली जो आवश्यकता है, किसी भी दुर्घटना हो सकती है या कोई भी तरीके की हमारी आवश्यकता है, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, उनकी शादियां, उनके लिए आवास की व्यवस्था है, ये सारी हमारी क्या होती है, भविष्य की आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास बचत का होना जरूरी है, जो हम हर महीने अपने आय का कुछ भाग थोड़ा थोड़ा करके बचत करके हम अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। और इसके साथ ही जो आलोचना का ये स्तर है, वस्त्र के अंतर्गत आप चाहे देख लो, आवास के अंतर्गत देख लो, जैसे जैसे आपका आय का स्तर बढ़ेगा हमारे घर का स्टैंडर्ड है, हमारी प्रकाश से सुविधाएं हैं, जैसे आप एयर कंडीशन है, इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग है, आप आय के अनुसार अपने परिवार के अंदर इन सुविधाओं को बढ़ाते जाओगे। तो इसीलिए हमारा आवास के ऊपर भी होने वाला व्यय है वो कभी भी स्थिर नहीं होता है। और ईंधन और प्रकाश भी हमारा घर के अंतर्गत हम एक कम आय के अंतर्गत होगा तो हम किस तरीके की लाइट, पंखों का ही प्रयोग करेंगे, और अगर आय अधिक होगी तो हम कूलर का प्रयोग करेंगे या एसी का प्रयोग करेंगे। तो इस आधार पर इनका भी क्या है, ये जो आलोचना का कारण है वो ये सारे बिंदु बने हुए हैं। तो इस तरीके से एंजल के सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। अब हम नॉर्मली एक बजट बनाना आपके जो सिलेबस में होता है, आपको प्रैक्टिकल में आपके एग्जाम के टाइम के अंदर भी ये चीज पूछी जाती है, सीट दी जाती है, आप लोगों से कहा जाता है कि आपकी आय अगर मान लेते हैं आय आपको एक दी हुई होती है कि आपकी आय है वो 10,000 रुपए है, यानी एक मध्यम वर्गीय परिवार हो सकता है, ये निम्न वर्गीय परिवार भी हो सकता है। तो इसका आपको क्या बनाना होता है, एक आपको मासिक बजट बनाना होता है। मासिक बजट
तैयार करना होता है। तो हमें तैयार करने के लिए यही प्रोसेस हम काम में लेंगे। इसके अंतर्गत हम इसी तरीके से जो क्रम है वो डालेंगे, क्रम संख्या डाल देंगे और फिर यहाँ पे मद डाल देंगे। मद के अंतर्गत यहाँ पे जो मद है ये तो हमारी रहेगी। इसके साथ साथ हम आय हमारी ये दी हुई है और होने वाला व्यय प्रतिशत में, होने वाला व्यय प्रतिशत में व्यय करेंगे और फिर जो आय का व्यय रुपए में आ जाएगा, व्यय रुपए में हमें देख, ये निकालने का जो तरीका होता है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपका जो प्रैक्टिकल में होने वाला क्वेश्चन है वो आपका गलत ना हो। क्रम संख्या डाल देते हैं, 5 तो ये डालेंगे और एक 6 डाल के आपको मैं बता देती हूँ और नीचे आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब मद है, ये आपका भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, ईंधन और प्रकाश हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा मनोरंजन यही तीनों आएंगे, शिक्षा मनोरंजन आ गया और स्वास्थ्य आ गया। और फिर आपका हम ले लेते हैं ये बचत ले लेते हैं, यानी जितनी आपकी आय है उसके अंदर से आप 5-10% है वो हमेशा बचाने का भी प्रयास करेंगे। मध्यम वर्ग को लेके चलते हैं। हमने आय के ऊपर मान लो यही 55% व्यय कर दिया है और वस्त्रों के ऊपर जो होने वाला व्यय है हमने 15% मान के चलते हैं। आवास के ऊपर हमने 15% कर दिया है, ईंधन के ऊपर हमने 10% व्यय कर दिया है। अब शिक्षा के ऊपर भी हम मान लेते हैं 10% व्यय कर दिया है। अब इनका आप टोटल करो, ये टोटल आपका कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 100 से अगर ज्यादा चला जाएगा तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन है वो गलत होने का डर रहेगा। तो हम इनको देखते हैं, 15 इधर से 15 आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5% हमारा क्या बच रहा है, इसमें से बच रहा है। अब हमारा टोटल क्या आ जाएगा, ये पूरा 100 आ जाएगा, 100%। अब इससे हम क्या निकालेंगे, ये हमारा आय का जो स्तर दे रखा है इसका हम ये प्रतिशत व्यय में है तो हमारा व्यय होने वाली राशि आ जाएगी कि भोजन पे हमने कितना व्यय किया, आवास पे हमने कितना व्यय किया, ईंधन पे हमने कितना व्यय किया या इस पे हमने कितना व्यय किया। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारी आय है, हमने आय लिखी है, ये 10,000 रुपए आ गया, इसका 55% कर देंगे, ये 55% हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका होने वाला व्यय आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप ये 10,000 का 15% निकालेंगे, इसी तरीके से ये भी आपका सेम आ जाएगा। फिर आप इसका 10% निकाल लेंगे, ये आपका 10% हो गया, ये भी आपका सेम आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसी का ही आपको क्या निकालना होगा, 5% होगा। इस तरीके से आपकी व्यय होने वाली राशि है वो निकाल के आप यहाँ पे वापस क्या आना चाहिए, आपका 10,000 की आपकी आय है तो वो 10,000 रुपए आपका टोटल आना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस बजट को निर्धारित करते हैं और फिर आपको इसी ही बजट को एक ग्राफ के माध्यम से भी इसको सोल्व करना होता है। ग्राफ के माध्यम से आप क्या करोगे, यहाँ तो आप होने वाला व्यय लिखोगे, इस साइड में तो व्यय राशि, यहाँ 0 आ जाएगा, x और y, और इधर हम क्या लिख देंगे, मदे लिख देंगे। जैसे भोजन आ गया आपका, वस्त्र आ गया, आवास आ गया, आवास आ गया, और इसके ऊपर जितना जितना व्यय आपका आ रहा है, जैसे आप लास्ट में सबसे छोटी संख्या यही है तो इसी को ही निकालते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, यानी आपके 500 रुपए आते हैं इसमें, ये 500। तो यहां से हम क्या ले लेंगे,
इसको 500 ले लेंगे, फिर 1000 ले लेंगे, फिर 1500 ले लेंगे, क्योंकि 15% है ना, तो इसमें 1500 आएंगे आपके। 1500 ले लेंगे और फिर आपका ये यहाँ पे 2000 का बिंदु रख लेंगे और फिर आपका 2500 का रख लेंगे। और ये 55% में कितना आता है आपका? 5500 आता है। 55 5500 आएगा ये 5500। तो ये यहाँ तक आपको जो डेटा लेना है वो क्या लेना है? 5500 तक लेना है। तो जो भोजन के ऊपर व्यय है उसको आप इस तरीके से दिखा दोगे। फिर आपका दूसरे के ऊपर व्यय कितना हुआ है वो आप इस तरीके से दिखा दोगे। तीसरे पे व्यय कितना हुआ है, लास्ट में आपका वस्त्र ये बचत में कितना व्यय हुआ है। तो इसी को आप क्या करोगे, इस तरीके से आप एक ग्राफ के ऊपर भी इसको स्पष्ट करके दिखाओगे। तो ये आपका क्या हुआ है, एक बजट कैसे निर्धारित करते हैं, इनको कैसे निकालते हैं। तो ये आपका सारा क्या आ जाएगा, बजट का क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न यहाँ से बनने वाले थे, अब इस बजट का महत्व क्या है, बजट के लाभ क्या है, तो आपकी थ्योरी के बुक में ये दे रखा है कि बजट बनाने से हमें आय और व्यय का स्पष्टीकरण हो जाता है, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं के अंतर्गत कमी कर सकते हैं अगर बजट हमारा अधिक जा रहा है, और हम अपनी आय को मतलब व्यवस्थित तरीके से व्यय करने का प्रयास करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा टॉपिक है वो आपका एक क्लियर होता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलना। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि मैं दूसरी वीडियो में आपको उसको आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करूंगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स।